हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग झारखंड में सारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। ये आपके जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं झारखंड में, उन सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करें। अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका झारखंड ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। चलिए, अगर हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हमारे झारखंड का भूगोल जो है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो झारखंड का धरातलीय स्वरूप का रहा है। वहीं झारखंड का धरातलीय स्वरूप जो है वो हमें झारखंड के पठारों के निर्माण के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो झारखंड के पठारों का निर्माण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। अगर हम लोग इसमें देखते हैं, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि लावा के जमाव के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है। वहीं छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका 760 मीटर है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। ये आप याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। साथ ही साथ छोटा नागपुर पठार का निर्माण जो है ना, वो लावा के जमाव होने के कारण हुआ है। और ये पठार झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर इसमें आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है, जो कि आपका हमेशा क्वेश्चन में आते रहता है। वहीं पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई मीटर में 1365 है, वहीं फीट में 4478 है। और पारसनाथ पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है झारखंड का ना। चलिए, अगर हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप के विभाजन की बात करते हैं तो इसका विभाजन जो है वह आपका पाट क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा मैदानी क्षेत्र में ऊपरी हजारीबाग का पठार, निचली हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, इस तरह से टोटल इनको इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। और एक लाइन से हम लोग सारे पार्ट को स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको झारखंड के धरातलीय स्वरूप से सिर्फ इन्हीं पार्टों को याद रखना है। और इसमें जितने भी टॉपिक बन सकते हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर अप किए हैं। अभी तक आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड या फिर जो आ सकते हैं, क्योंकि जितना भी टॉपिक है ना, सारा टॉपिक इसमें कवर अप किया गया है, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है इसी टॉपिक से आया है ना। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाट क्षेत्र। अगर हम लोग पाट क्षेत्र की बात करते हैं तो झारखंड की सबसे ऊंची भाग को पाट क्षेत्र बोलते हैं, याद रखिएगा। वहीं पाट क्षेत्र का विस्तार जो है वो रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू के दक्षिणी हिस्से तक है। ये इसे याद रखिएगा कि पाट क्षेत्र का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो रांची से लेकर के पलामू तक है, रांची के उत्तर पश्चिम से लेकर पलामू के दक्षिणी भाग तक है ना। वहीं पाट का अर्थ जो है वो समतल जमीन से होता है। और पाट क्षेत्र की आकृति जो है वो हमेशा त्रिभुजाकार होती है। ये भी आपको इस टॉपिक में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम लोग समुद्री तल की बात करते हैं तो समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो आपका 900 मीटर होती है, फीट में 3000 फीट होती है। इसीलिए हमारा झारखंड जो है ना, झारखंड का कोई भी सीमा जो है वो समुद्र तट को टच नहीं करती है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे जगह पे है ना समुद्र तट के हिसाब से। वही पाट क्षेत्र का शीर्ष जो है ना वो दक्षिण है और आधार जो है वो उत्तर की ओर है। ये क्वेश्चन आपका आता है कि पाट क्षेत्र का शीर्ष कहाँ पे है और इसका बोलते हैं आधार कहाँ पे है। तो इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण की ओर है और आधार जो है वो उत्तर की ओर है ना। वहीं इसमें एक और टॉपिक आपका निकल करके आता है कि पाट क्षेत्र की ऊपरी भाग को टांड कहते हैं। ये भी आपका टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं और पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं। तो ऊपरी भाग को टांड बोलते हैं और निचले भाग को दोन बोलते हैं। ये आप जरूर से याद रखिएगा। वहीं इसमें एक और टॉपिक है आपका कि पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची पाट जो है वो आपका नेतरहाट पाट है, गणेशपुर पाट है और जनीरा पाट है। एक एक करके इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो नेतरहाट पाट जो है वो सबसे ऊंची पाट है, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर, वहीं फीट में 3871 फीट है ना। अगर हम लोग गणेशपुर पाट की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका 1171 मीटर है और जनीरा पाट की ऊंचाई जो है वो आपका 1142 मीटर है। इसे आप याद रखिएगा। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी जो है वो आपका सोनू और सारू पहाड़ी है। इसे याद रखिएगा। ये दोनों पहाड़ी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाट क्षेत्र का प्रमुख पहाड़ी कौन सा है, तो वह है आपका सोनू और सारू ना। वहीं इसमें एक टॉपिक और भी आपका है कि पाट क्षेत्र से शंख नदी, कोयल नदी,
इस तरह की नदियों का उद्गम जो है वो हुआ है। हालांकि नदी के बारे में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से नदियां हैं, कौन कौन से नदियों को कहाँ तक विस्तार है, सभी के बारे में, जितने भी झारखंड में नदी हैं जिनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर आ सकते हैं, सारे टॉपिक को हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। झारखंड के पहाड़ क्षेत्र का हिस्सा जो है वो आपका तस्तरी नुमा बारबे का मैदान है। ये भी आपका क्वेश्चन में आया है कि झारखंड के पहाड़ क्षेत्र का हिस्सा जो है वो किस तरह का है, या फिर झारखंड के तस्तरी नुमा बारबे के मैदान को क्या बोलते हैं, तो उसे पहाड़ क्षेत्र बोलते हैं। इस तरह से करके इसमें क्वेश्चन जो है आपका आता है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ और मैदानी क्षेत्र। अगर हम लोग राजमहल की पहाड़ियाँ की बात करते हैं तो इसकी क्षेत्रफल जो है वो आपका 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र का विस्तार जो है वो आपका गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, दुमका जिले तक फैला हुआ है। इसे भी आप इसमें जरूर से याद रखिएगा। वहीं समुद्र तट से राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो आपका 300 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना। वहीं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ों को टोंगरी कहते हैं और गुंबद नुमा पहाड़ी को डोंगरी कहते हैं। ये भी आपका टॉपिक एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है कि नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं, राजमहल क्षेत्र के ना, राजमहल क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं और राजमहल क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं ना। तो इसको टोंगरी बोलते हैं, इसको डोंगरी बोलते हैं ना। चलिए इसी में आपको एक टॉपिक और याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो है और मैदान क्षेत्र में स्थित राजमहल पहाड़ी की फैलाव जो है वो बिहार राज्य के दक्षिण पूर्व तक भी मिलता है। यानी कि राजमहल पहाड़ी झारखंड का एक ऐसा पहाड़ी या फिर मैदान क्षेत्र है जिसका विस्तार जो है वो आपका बिहार राज्य के दक्षिण पूर्व तक भी मिलता है। वहीं राजमहल की पहाड़ियाँ तथा मैदानी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र जो है वो आपका चाईबासा का मैदान है। ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि राजमहल की पहाड़ियों तथा मैदानी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मैदान कौन सा है, तो वो है आपका चाईबासा का मैदान। देखिए चाईबासा का मैदान जो है वो आपका पूर्व में ढालभूमि की श्रेणी से घिरा हुआ है और पश्चिम में सारंडा के वन से घिरा हुआ है। ये भी आप याद रखिए कि पूर्व में कहाँ से घिरा हुआ है और पश्चिम में कहाँ से घिरा हुआ है ना। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर में दलमा की श्रेणी से घिरा हुआ है, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी से घिरा हुआ है तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये आप याद रखिएगा। जितने भी दिशा के अनुसार कौन कौन से श्रेणी जो है कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ये सारा टॉपिक आपका एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसमें एक और आपका टॉपिक है कि चाईबासा के मैदान के दक्षिण में अजय नदी घाटी स्थित है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि चाईबासा के मैदान के दक्षिण भाग में कौन सी नदी स्थित है, तो वह है आपका अजय नदी स्थित है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार। अगर हम लोग ऊपरी हजारीबाग के पठार क्षेत्र की बात करते हैं तो ऊपरी हजारीबाग के पठार क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो आपका 600 मीटर, वहीं फीट में 1970 फीट है। ऊपरी हजारीबाग का पठार क्षेत्र जो है वो आपका हजारीबाग जिले में फैला हुआ है। वहीं दामोदर घाटी के निर्माण के बाद हजारीबाग का पठार रांची के पठार से कटाव के कारण अलग हो गया है और कालांतर में हजारीबाग का पठार रांची के पठार से जुड़ा हुआ था। ये भी टॉपिक आप इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, निचला हजारीबाग का पठार। अगर हम लोग निचला हजारीबाग के पठार की बात करते हैं तो ये पठार जो है इसकी ऊंचाई 450 मीटर, वहीं फीट में 1476 फीट है। निचली हजारीबाग का पठार जो है वो झारखंड के सबसे कम ऊंची वाली पठार है। ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि झारखंड के सबसे कम ऊंची वाली पठार जो है वो कौन सा है, तो वह है आपका निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग के पठार क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के समीप पारसनाथ की पहाड़ी भी स्थित है। वहीं पारसनाथ की पहाड़ी बराकर नदी घाटी के समीप गिरिडीह के पठार पर स्थित है। ये दोनों टॉपिक आप याद रखिएगा ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी टॉपिक को पढ़ते रहिएगा ना तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। जो आपका ऊंचाई वगैरह है उसको याद रखने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको समराइज करते रहिएगा ना, बार बार रिविजन करते रहिएगा तो वो हम हायरार्की में आ जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इसमें और आपका है कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई जो है आपका निचली हजारीबाग में ही हम लोग देख रहे हैं ना कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो आपका 1365 मीटर, वहीं फीट में 4478 फीट है, जिसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आपका निचला हजारीबाग के पठारी क्षेत्र के अंदर आता है ना। वहीं निचला हजारीबाग के पठार छोटा नागपुर क्षेत्र से
बाहर स्थित है और इसी कारण से इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसे बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका निचला हजारीबाग का पठार, जो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र से बाहर स्थित है। और छोटा नागपुर क्षेत्र से बाहर स्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं रांची का पठार। रांची का पठार जो है वो आपका झारखंड के सबसे बड़ा पठारी भाग क्षेत्र है ना। तो इसे आप याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का ही पठार है और रांची के पठार की ऊंचाई जो है वो आपका 600 मीटर, फीट में आपका 1970 फीट है। वहीं रांची के पठार की आकृति जो है वो आपका चौकोर है। रांची के पठारी क्षेत्र में ढाल होने के कारण यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जलप्रपातों का निर्माण करती है। ये भी आप याद रखिएगा कि रांची के पठारी क्षेत्र में ढाल होने के कारण जो है यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, तो वह आपका जलप्रपातों का निर्माण करती है ना। देखिए इस क्षेत्र में प्रमुख जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, दसम फॉल है और आपका गौतम धारा जलप्रपात है। तो इस तरह से आपको कुछ जलप्रपातों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सारा टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप से रिलेटेड सारे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका कंप्लीट टॉपिक था धरातलीय स्वरूप का। इससे रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देने का कोशिश कर रही हूँ। अभी तक हम लोग टोटल 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। कम से कम आपका 10 चैप्टर इसमें बनने वाला है। अगर आपने 10 चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लिया, झारखंड के भूगोल को आपको बिल्कुल भी अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस आप सेट पेपर को सॉल्व कीजिए। सेट पेपर में आपका हर वो क्वेश्चन मैच करेगा जो मैं आपको बताई हूँ। तो सारे टॉपिक को स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।